आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं। हमारे आज के गेस्ट हैं आपके जाने पहचाने हर्ष कुमार जी, और उनसे हम बात करेंगे कुछ विवादास्पद विषयों पर। तो स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद। अब ये सीएसडीएस को लेके तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी कि आप कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ। सर क्या बताएं, हमें तो हकीकत बात यह है कि हमें इन सब चीजों का पता ही नहीं था कि इस देश में ऐसे भी चल रहा है कि आप सरकार से पैसा लो और सरकार के खिलाफ ही नैरेटिव बनाओ। ये देखिए, तो पार्लियामेंट में सरकार खुद एक्सेप्ट कर मैं रही तो इसको 5-7 सालों से बोल रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, सरकार से और सर, पैसा। ये और पहली नहीं है। आप हाँ सीपीआर भी सरकार से पैसा लेती थी, सीएमआई भी पैसा लेती थी, और सब हाँ सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहे थे, और सीएसडीएस बताइए भी उसी साहब, में से। बताइए साहब, आईसीएसएसआर से आप फंडिंग ले रहे हो और काम क्या करा रहे हो। और सरकार भी इसमें ये कह रही है, जब मामला उठा कि साहब हमने तो आईसीएसएसआर ने उनको नोटिस दे दिया है। नोटिस देने से क्या होता है भाई? मेरी समझ में तो ये नहीं आया कि 10-11 साल से आप केंद्र में सरकार चला रहे हो और 10-11 साल से आपको यही नहीं पता लगा कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है सरकार का। चलिए साहब, आपका एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसने तो फंडिंग कर दी आईसीएसएसआर की। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आईसीएसएसआर पैसा आगे कहाँ दे रही है। दो साल के अंदर 10 करोड़ रुपए दे रखे हैं इन्हें। पिछले 2 साल में, अभी 21, 22, 23 में 10 करोड़ रुपए आईसीएसएसआर से इसको मिले हुए हैं। अब हमने वीडियो बनाया साहब इस पे, और हमने ये लिख दिया कि भाई इसमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बनता है, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। वो वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस देने से क्या होता है भाई? आपको पता नहीं है तो आप बीजेपी वाले नाराज हो गए। हमारे पास बीजेपी मुख्यालय से फोन आया कहीं से कि साहब ये क्या आपने हमारे खिलाफ ऐसे वीडियो बना दिया। मैंने कहा आपके खिलाफ थोड़ी बनाया वीडियो, वीडियो तो उनके खिलाफ बनाया ना जो इतने सालों से सुप्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं और आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं देखा आपने कि भाई आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, किन किन को दिया जा रहा है पैसा? ऐसे ही अंधाधुंध बांट रहे हैं किसी को भी। और कभी किसी ने सर ये पूछा है? कोई भी चुनाव होता था, मैं अक्सर देखता था कि योगेंद्र यादव का आर्टिकल आता था इंडियन एक्सप्रेस में, और ये कहते थे कि राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, फलानों ने उसको वोट दिया, उसने उसको वोट दिया। मैंने कहा यार ये ऐसा आंकड़ा कैसे मिल सकता है कि किस जाति ने किसको वोट दिया? तो ये सारे के सारे ये सीएसडीएस वाले निकालते थे। और जब इनसे लोग पूछते थे कि भाई आखिरकार इसका कोई आधार तो बताओ, तो उसे ये बिल्कुल हमेशा गौण रखते थे, पीछे रखते थे कि भाई हमने ये सैंपल सर्वे किया कैसे कि कौन सी जाति किसको दे रही है। और मुझे तो लगता है कि सर इसमें एजेंडा यही है इनका कि हिंदुओं की जो सब जातियां हैं बांटते रहो, ये दिखाते रहो कि ये सपा की तरफ जा रही है, ये बसपा की तरफ जा रही है, या आरजेडी की तरफ जा रही है, और उन्हें कभी भी एक ना होने दो। यही इनकी कहानी है और वही नैरेटिव है इनका। और अब तो चीजें सारी की सारी खुल गए। अब देखिए, जरा सी गलती से अगर वो ट्वीट ना करता संजय कुमार, वो जो उसने किया है वो और महाराष्ट्र अगर वाला, ट्वीट कुछ भी ना ट्वीट में होता। भी वो ट्वीट भी वो उसमें अगर वोट चोरी का हैशटैग ना लगाता तो हाँ, तो भी बचा रहता वो, किसी का ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ।
तो उसमें जो है वो जल्दबाजी में वो क्या होता है ना कि नंबर बनाने के चक्कर में जो है उतावलेपन में कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही खुश हो जाएंगे, उसके चक्कर में ये सब कर दिया और मारा पड़ा। लेकिन अभी भी कुछ होगा नहीं, आप जैसे कह रहे हो कि सब इन लोगों के संरक्षक नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं और मुद्दे उठा लेंगे, कुछ और चीजों पे चल पड़ेंगे। और ये आज से थोड़ा ही है, मैंने तो इसकी हिस्ट्री निकाली है तो 60 के दशक से सारी कहानियां चलती चली आ रही हैं, आज से चल रहा है इनकी कहानी। अरे शानदार ऑफिस है। ICSSR के जो फाउंडर थे, जिनको हम्म, सबसे पहला उसका बनाया गया था जी चीफ, रजनी कोठारी, तो बड़े हाँ वामपंथी थे, कितने बड़े हाँ, वामपंथी थे। वामपंथियों का अड्डा है। और मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरे पास फोन करा, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अभय दुबे जो बैठ बैठ के गालियां देता है सारे चैनलों पे मोदी को, इस पे भी तो वीडियो बनाओ, ये तो CSDS का असिस्टेंट प्रोफेसर है बहुत टाइम से, आजकल तो पता नहीं है कि नहीं, वो भी कंफर्म नहीं थे। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने मालूम किया तो पता लगा मुझे कि CSDS के ऑफिस में ही बैठ के ये सारे वीडियो बनाता था, वहीं जहां से ऑफिस मिला हुआ था अभय दुबे। और उसके हेडिंग कैसे कैसे हैं, अपना चैनल बना लिया उसने, पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं उसका, हेडिंग कैसे लगा रखे कि मोदी को सत्ता से बाहर जाने दो, इनकी जो सारी जिंदगी है जेल जाने से बचने में कटने वाली है, ये टाइटल है उसके, हेडिंग उसके ये हैं वीडियोस के। ऐसे ऐसे वीडियो बनाए इन लोगों ने, और साहब बैठे हैं CSDS के शानदार ऑफिस में, सिविल वो लाइंस में है बहुत। ना वो डायलॉग कश्मीर फाइल्स का, कि हाँ सरकार सिस्टम, किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा सिस्टम है। वही है सर, बिल्कुल। वो एक सिस्टम पूरा इनका है। वो डायलॉग तो है ना, वो जैसे शोले का डायलॉग है ना गब्बर सिंह का, तो उसी तरह से वो तो कालजयी डायलॉग है साहब। बिल्कुल सही बात कही उसने कि सिस्टम हमारा है, और ये सिस्टम बदलने की कोशिश भी नहीं कोई कर रहा सर, हकीकत बात तो यही है, इसकी कोई अच्छा, ये कोई स्क्रूटनिंग नहीं हो रही। ये कोई अकेले वहां का नहीं है। मैं हम्म आपको बताता हूँ कि आप जितने भी बड़े बड़े जो सुधार भी हो रहे हैं ना, उनमें सुधारों का भी उस पे आप देख लीजिए, तो उसपे जो लोग लगाए जा रहे हैं, उनकी कोई ऐसी स्क्रूटिनी नहीं हो रही है जिससे पता चले कि ये क्या है। वो आज देखिए, आज अभी हम्म थोड़ी देर पहले हम्म एक स्टेटमेंट आया, अच्छा कुछ जजेस का, हम्म और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का, हम्म रिटायर्ड चीफ जस्टिस का, हम्म और एक दो, हालांकि लोग अधिक नहीं है, हम्म और वो डिफेंड कर रहे हैं कि साहब की ये जो कहा जा रहा है कि सलवा जुदुम को, जो इस समय बने हैं वाइस इनके प्रेसिडेंट वाला, वाइस हाँ प्रेसिडेंट के, सुदर्शन इनको, रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी, कि ये हम्म, साहब ये कहना गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ वो तो कोर्ट का और फैसला है। वो तो कोर्ट का फैसला है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बात आप ये देखिए कि ये कंफर्म्ड, और सारे के सारे इसमें जो है ना वो कॉमरेड है। हम्म कॉमरेड कौन हम्म कौन है, आप मैं बताऊं, जैसे चीफ जस्टिस की बात आती है, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, हम्म जो जोधपुर के हैं, इलाहाबाद हाई हम्म कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। हम्म वो तो SFI के कार्ड कैरिंग मेंबर थे, कार्ड कैरिंग। हाँ, और हम्म कौन है? और आपके वो मुरलीधर, हम्म कंफर्म्ड कम्युनिस्ट, सब जानते हैं उसको, कोई बात छुपी नहीं हुई। जिसने हम्म उसको वो कॉलिन, उसको कौन सा वो गुंजालवेस का क्या नाम उसका, वो नवलखा, नवलखा, गौतम नवलखा। गौतम नवलखा को सवेरे सवेरे अपने घर पे जो जमानत दी थी जिसने। हाँ सही कह रहे हो, सुबह ही सुबह, हाँ हाँ, और जब लोगों ने जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, उनको कंटेम्प्ट में और बुला लिया, हाँ उनसे माफी मंगवाई, हाँ जबरदस्ती करके। हाँ, बस और वो उसके उसके गुनाह बाद ये फिर है। ये जरूर हुआ कि उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया भाजपा सरकार ने, हम्म, वरना तो उसको लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी लाने की पूरी तैयारी थी। और आप देखें कि और बड़े बड़े कार्ड कैरिंग लोग हैं इसमें, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाकी अभी अभी रिटायर हुए जो बहुत प्रसिद्ध लोग,
मदन लोकर, जिन्होंने वो आपके AFSPA का, एफ्सपा का जो प्रोटेक्शन था, वो कह दिया कि साहब की सेनाओं को नहीं मिलेगा। कुरियन जोसेफ, विक्रमजीत सेन, गोपाल गौड़ा, अभय ओका, AK पटनायक। हालांकि मुझे आश्चर्य है, ज्यादा लोग नहीं मिले इनको। एक संजीव वरना ये बनर्जी, तो ऐसे करते हैं कि 300 लोगों ने लिखा, 150 लोगों ने, ऐसे करते हैं ये लोग। तो इस पे हाँ लोग बहुत कम है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 1 2 3 4 5 6 7, 3 फॉर्मर चीफ जस्टिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉर्मर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो 8 3 11 7 18, और सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर और अदर्स में प्रोफेसर मोहन गोपाल और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े। संजय हेगड़े को आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या चीज है। और अगर DY चंद्रचूड़ ने फैसला देने से पहले अगर मन में भगवान से ये पूछ लिया कि भाई मैं क्या फैसला दूं, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर दिया DY चंद्रचूड़ ने। उसने कैसे पूछ लिया? आजकल जैसे वो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं ना, संजीव सान्याल का वो जो डांसिंग वीडियो आया है कि वो राम भजन पे डांस कर रहा है, उस पर बड़ा कमेंट हो रहा है आजकल कि बताइए ऐसे ऐसे लोग मोदी जी ने अपने सलाहकार रखे हुए हैं जो इस तरीके से डांस कर रहे हैं, तो भाई इसमें कौन सा गुनाह हो गया? संजीव सान्याल ने अगर डांस कर लिया तो उसमें तो ये तो है ही सर, वो वही बात, तो वही कुल मिला के वही हो जाती है ना कि सब सरकार किसी की, वो सिस्टम हमारा है। और हकीकत बात मैं बार बार ये कहता हूं कि सिस्टम बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। बीच में इन्होंने शुरुआत की थी अभी 3 एक साल पहले, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है, ये जितने भी वामपंथी एडहोक बेसिस पे पढ़ा रहे थे, उन सब की छुट्टी कर दी गई थी। उन सब की सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह चेक कराई RSS वालों ने, और उन सब की छुट्टी करा दी गई कि उन्हें दोबारा से आगे कंटिन्यू करा जाएगा। उसे लेके उन्होंने इतना हल्ला मचाया सारे कम्युनिस्टों ने, JNU वालों ने, कि देखिए शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी लिस्ट जो है RSS के मुख्यालय से फाइनल होके आ रही है। ऐसा हल्ला मचाया, उससे डर गए और वो काम फिर उन्होंने वहीं रोक दिया। हमारा तो मानना है कि साहब एक टीम आपको बनानी पड़ेगी ऐसी, केवल सोशल मीडिया पे ट्वीट करवाने से अमित मालवीय या सब इनसे ही बात नहीं है। एक टीम आपको ये बनानी पड़ेगी, सिस्टम में अपने लोगों को पहुंचाना पड़ेगा, और सिस्टम में जो ऐसे लोग घुसे हुए हैं, दीमक जो लगी हुई है, उसके लिए आपको दवाई छिड़कानी पड़ेगी वहां पे, तब काम चलेगा। वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, नैरेटिव आपके खिलाफ ही रहेगा, आप चीजें लाएंगे और फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा हर बार की तरह। नहीं, ये आपके देखिए, आपके ये जो बीजेपी इकोसिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये क्या है कि ये लेफ्टिस्ट से अभी भी इनको कॉम्प्लेक्स है। हाँ इन्होंने एक तो लेफ्टिस्ट के विरोध में कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल सिस्टम भी नहीं खड़ा किया। हाँ वही तो। वो खाली आपके संगठन आपका बहुत बड़ा है, तो उसके संगठन के बड़ा होने से जो उनका जो आउटपुट है इतने सालों का, वो आउटपुट कैंसिल नहीं हो जाता, हो जाता। आपको उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। वो बिल्कुल कहाँ है बिल्कुल। आउटपुट? हाँ वो कहीं है ही नहीं आउटपुट। सही बात है। अच्छा, वो मैंने तो आपको शुरू में उदाहरण दिया ना धर्मेंद्र प्रधान वाला, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार हमने तो इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो पहले बनाई, तब तो किसी ने फोन नहीं किया तुमने, तब तो तुम ये सोचते हो कि यार ये तो हमारे लिए फ्री में ही ढोल बजा रहे हैं, बजाते रहेंगे ऐसे ही, गा रहे हैं हमारे समर्थन में, ऐसे ही गाते रहेंगे। मैंने कहा इसलिए नहीं कर रहे हम लोग। मैंने कहा हमें जो चीज देश के लिए करनी है, अपने धर्म के लिए करनी है, हिंदुओं के लिए करनी है, हम उतनी मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे फिर अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे, बदलाव नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो फिर खत्म है सारी चीजें। और मेरे एक पत्रकार साथी हैं, वो रिसर्च वगैरह खूब करते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की इन लोगों की, कि जो वो अपनी देसी भाषा में बोल रहे थे कि जो इनकी पूंछ फाड़ने की कोशिश करता है, ये उससे उसका ज्यादा समर्थन करते हैं कि बिल्कुल, जितने इनकी। हाँ ना केवल उसका समर्थन करते हैं, उसकी विचारधारा को भी अंगीकार कर लेते हैं। आपने कभी नहीं सुना हाँ होगा, RSS जो है वो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बोलना शुरू किया है कि साहब की 2000 वर्षों से जो है वो अत्याचार हुए हैं। अब ये 2000 वर्षों से अत्याचार जो है, ये किसकी लाइन है? ये लेफ्टिस्ट की लाइन है। बताइए साहब।
सही बात है। कोई भी इस तरह की जो भी जितनी बातें हैं ना, वो सब कि साहब हाँ क्या मुसलमानों को अरब सागर में फेंक दोगे, किसकी लाइन है ये? लेफ्टिस्ट की लाइन है। लेफ्टिस्ट की आजकल लाइन है। कौन सबसे ज्यादा बोलता है? आरएसएस वाले। हाँ, आप जो है ना, ये कभी कभी जो सेक्युलर और ये आपने सब दिखने का कीड़ा 2000 से काटता है कृष्णों आप। पर अत्याचार किए हैं, किसकी लाइन है ये? लेफ्टिस्ट की लाइन है ये। लेफ्टिस्ट की लाइन है हम कि ये पूछते हैं तो कि भाई सदियों से जो है अत्याचार जो है, अत्याचार हो रहे हैं अत्याचार, लोगों पे। वो जो अत्याचार 2000 साल से हुए हैं, उसका कोई प्रमाण कहीं भी है कि हाँ भाई अत्याचार होते तो अत्याचार का कहीं न कहीं कुछ तो प्रतिरोध होता है ना, कुछ छोटा-मोटा हाँ हल्का-फुल्का, कहीं कुछ। हाँ, सही बात है। अब इस्लामियों ने इतने अत्याचार किए और वो खुद ही लिखते हैं कि साहब कि हमें रोज जो है वो हमें प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जहांगीर अपने जहांगीरनामा में लिखता है कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन जो है ये काफिर जो है वो हमारे सामने खड़े नहीं होते तलवार लेके। हाँ लेकिन भाई इतना 2000 साल तक अत्याचार हुआ और किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया। हाँ। ऐसा कौन सा अत्याचार होता है भाई? और और ये जो आंदोलन हुए, भक्ति भक्ति आंदोलन, और ये सब जो सामाजिक सुधार के जो प्रयास हुए, विधवाओं की शादी के, ये सब ये किसने किए? ये भी मुगलों ने किए होंगे, इनसे कोई पूछे। ये सब कब चले? ये तो आपकी ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ उसमें जो है हिंदुओं को फिर बांट देते हैं ये। उसे नहीं सोचते कि भाई ओ, चलो हिंदुओं ने जो है आत्मावलोकन करा, चीजों को सुधारा, आर्य समाज आया, उससे अच्छी अच्छी चीजें आई, कुरीतियां दूर हुई, उसे कुछ नहीं मानते। ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर तक स्वीकार करते हैं भाई। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि हिंदुओं में समय समय पर सुधार आंदोलन होते रहे, लेकिन मुसलमानों हाँ, में आज तक एक भी नहीं हुआ। कुछ नहीं है, सोच भी नहीं सकता कोई इसमें, कहीं मतलब उसकी कहीं नींव भी नहीं पड़ी कि भाई, जैसे एक हमारे एक वो वक्ता कहा करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भाई चलो ये कहते हैं कि इन्हें एक गांधी मिल गया, क्योंकि मुसलमानों को भी कोई गांधी मिला नहीं आज तक। इन्हें तो कहते हो तुम कि तुम्हें एक गांधी मिल गया था, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें भी मिला कोई गांधी जो तुम्हें रास्ता दिखा दे अहिंसा का? अब दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो ये है सब, बुरा हाल है साहब। सिस्टम तो वास्तव में अभी भी वही रन कर रहे हैं, और सारी चीजें होती हैं उसी तरीके से। कोई फिल्म बनाओगे, वो रिलीज होने से पहले ही उसे लपेट देंगे। किसी ने देखी नहीं फिल्म कि साहब इसमें फलाने को ये कह दिया, फलाने को ये कह दिया, वो पहली कोर्ट में पहुंच जाती है। और जब हिंदुओं का मामला होता है तो हमारी कोर्ट कहती है पीके जैसी फिल्म में जिसे नहीं देखना ना देखो, वहां ये कह देते हैं जाके, बाकी तो और उसके रिलीज होने के बाद उ- चलती है। उदयपुर फाइल्स का कितना हैरान किया उसको बेचारे को। क्या कितना हैरान हुआ, और वो फिल्म इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई, अपना मैसेज नहीं दे पाई। जिस पिक्चर में 66 कट लग गए हों, तो फिल्म कैसे चलेगी जब उसका आप ये नैरेटिव ही देखिए खत्म हो रहा कि का ये हाल है, हाल देखिए जरा है? कि ऐसी जितनी भी फिल्म आई हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे ये उदयपुर हो, चाहे बंगाल फाइल्स हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक मूवी बन रही है अजय हाँ, करके वो हो, वो भी रिवीजन में उसमें जारी है। हर एक में ये सेंसर बोर्ड वाले जो हैं वो कैंची लेके तैयार बैठे रहते हैं, और तथाकथित हिंदुत्ववादी जो सरकार है वो पूरी तरह से असहाय दिखती रहती है। क्या है ये कौन से सरकार चलाने का तरीका है भाई? और हमने आज से नहीं देखी, मैं बताता हूँ कि जैसे आप हम्म, राजेश कुमार सिंह जी हैं, हम्म, बड़े फिल्म क्रिटिक हैं वो। उनके अच्छा, साथ बैठ के हम लोगों ने इसका पूरा एक सिस्टम बनाया और ये कहा कि भैया ऐसा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पे उसी इंडस्ट्री के लोग सेंसर बोर्ड पे बैठते हों। सेंसर बोर्ड पे जो एक्टिव फिल्म प्रोफेशनल होते हैं उनको नहीं रखा जाता, हाँ, सोसाइटी के लोग होने चाहिए। सोसाइटी के लोग होते हैं उसमें। जूरी टाइप की। अब प्रसून जोशी जो है, हम्म, जिन प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रहा है, जिन प्रोड्यूसर के ऊपर अपने काम के लिए निर्भर है, उनके विरुद्ध क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं। जो हाल है बॉलीवुड का,
वैसे भी उसको उर्दू वुड कहते हैं आजकल लोग, तो उर्दू वुड का जो हाल है उसको देखते हुए तो आप किसी प्रकार की उनसे आप आशा अपेक्षा कर ही नहीं सकते। अरे सर, मैं तो कहता हूँ कि ये तो बॉलीवुड का धन्यवाद तो शाहरुख खान को करना चाहिए। 30 साल तक जिसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, नेशनल अवार्ड, वो मोदी जी के बताइए टाइम उनको, में मिल गया। जवान जैसी थर्ड क्लास फिल्म के लिए थर्ड उसको फिल्म क्लास फेयर पुरस्कार रद्दी दे फिल्म, दिया। एकदम घटिया प्रोपगेंडा मूवी, बिल्कुल घटिया, बोरिंग, बकवास मूवी। उस फिल्म के लिए उसे नेशनल अवार्ड मिल रहा है। सर देखिए ना, आशुतोष गोवारिकर, उसे जब आप ज्यूरी का वो बना देंगे चेयरपर्सन, जो आपने वही बात जो कही प्रसून जोशी के बारे में, जब उसे ज्यूरी का चेयरपर्सन बना देंगे, जो एक्टिव फिल्म डायरेक्टर है, अपने लड़के को अब लॉन्च वॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। शाहरुख खान के लड़के को सुनने में आया था कि लॉन्च करने की उसने कोशिश की थी। आमिर खान का जो वो था कि ठंडा मतलब कोका कोला, वो आशुतोष गोवारिकर का बनाया हुआ है। ऐसे आदमी को आपने ज्यूरी का हेड बना दिया, जिसने जोधा अकबर में जो है एक अलग ही नैरेटिव दिया था कि अकबर जो है वो मंदिर में जाता था और वहां जोधाबाई पूजा करती थी और वो भजन सुना करता था। ऐसे ऐसे टोटल नैरेटिव जिस बकवास। आदमी ने, बताइए साहब। आप बताइए, आपने देखी होगी जोधा अकबर, बताइए क्या ऐसा था कहीं? आपने तो राजस्थान को भी अरे सब जाना पूरा है। पूरा इतिहास की ऐसी तैसी करके रख दी। वही जो फिक्शन जो अनारकली से शुरू हुआ और मुगले आजम में चला, उसी को और थोड़ा जो है रोमांटिसाइज करके और बढ़ा दिया साहब। हाँ, सीधे तो बताइए उसमें पूरे ले गए। राजस्थान में आंदोलन हुए थे कि जोधाबाई नाम की कोई है ही नहीं, हरखूबाई थी। और वो हरखूबाई जो थी वो किसी सामंत की उनकी जो दासी की पुत्री थी। बताइए। और हम तो बचपन से हिस्ट्री में और सब जगह ये जो वामपंथियों ने, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, इन सब लोगों ने बनाई नैरेटिव, सारी दुनिया वही पढ़ रही है। आज भी पूछे आप ये अकबर की शादी किससे हुई थी तो सारी कहानी बता देंगे। और आपने वो बात सही कही अनारकली वाली। चलिए अनारकली वाली तो चल गई कि चले फिक्शन है, उसमें भी लोग कहते हैं कि अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद ये भी काफी नैरेटिव चलाया गया। लेकिन ये जोधा अकबर को इस तरीके से वो रोमांटिक एक फिल्म बनाना और उस तरह से प्रेजेंट कर देना, और समझ में ही नहीं आता सर ये डिसीजन लेता कौन है, कहां से इन लोगों का दिमाग चलता है। हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि कैसे। मुझे नहीं पता था कि इस बार जूरी में कौन है। जब शाहरुख खान को मिला तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैंने जो है वो वेबसाइट वगैरह सब खोल के देखा। मैंने कहा ओफ, ये तो आशुतोष गोवारिकर है, इसने तो स्वदेश बनाई थी। लगान के बाद शाहरुख खान को लेके, पहले आमिर खान को लेके फिल्म बनाई, फिर इसने बनाई। और वो फिल्म है इसकी पुरानी कभी हाँ कभी ना, उसमें वो जो बैंड बनाते हैं 4 लड़के, उनमें से एक शाहरुख खान है, एक आशुतोष गोवारिकर है। ये तो पुराना यार है इसका। अब इनके, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने लोगों को उसने सोचा है मुझे मौका मिला है, क्यों ना दे दूं। शाहरुख खान को दे दिया उसने, कर लो क्या करना है, करते रहो आप कहानी। अरे इसमें ये भी तो है ना कि जब साहब इस तरह का कोई होता है तो वो प्रधानमंत्री भी शाहरुख खान और आमिर खान को फोन करते हैं, तो फिर उनकी लेजिटिमेसी बढ़ती ही बढ़ती है। बड़ी नहीं सर, विचित्र मुझे तो स्थिति है। ध्यान नहीं पड़ता कि कभी शाहरुख खान आमिर खान को इस तरीके से मोदी जी ने कहीं हाईलाइट कराया हो। अपनी पार्टी में ये करण जौहर, एकता कपूर, ये सब एक बार तो बुलाए थे इन्होंने, कंगना वगैरह, बॉलीवुड वाले। और ये तो सब प्रसून जोशी ने ही मैनेज किया था उस समय, आपको ध्यान होगा। तो उसमें तो कोई एक आध करण जौहर वगैरह को छोड़ दो तो बाकी तो कोई ऐसा था नहीं। लेकिन क्या कहा जाए सर, हमारे तो समझ में ही नहीं आता ना ये। जब चीजें खुलती हैं तो वो सब इतनी डर्टी और इतनी गंदी और इतनी गहरी घुसी हुई होती हैं कि सोच के भी आश्चर्य होता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप ये बताइए कि साहब कि विपक्षी प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी ने इस बार मोर्चा क्यों खोला है? आपने वीडियो बनाया इसके ऊपर। सर वही सब बताया था उसमें तो मैंने, यही आपका सलवा जुडूम वाला जो इनका डिसीजन था वो बताया था। एक पिछले हफ्ते आपकी और हमारी बात हुई थी, जब हम पिछले हफ्ते वाला शो कर रहे थे, तो उसी समय सुदर्शन रेड्डी का नाम अनाउंस हुआ था। आपने वो गोवा वाला मामला बताया ही था उसमें कि मनोहर पर्रिकर इन्हें लेके आए थे और 7-8 महीने में ये भाग पड़े थे वहां से। वो सब बातें थी उसमें। और कुछ इन्होंने इस तरह की टिप्पणियां भी की थी। तो मैंने जो इनका रिकॉर्ड है पुराना, उसमें ज्यादातर वही चीजें थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि इससे पहले मार्गरेट अलवा भी कैंडिडेट रही हैं,
और इससे पहले वाला कैंडिडेट कौन थे वो, जो उनके सामने थे, वेंकैया नायडू के सामने दूसरे। मैंने कहा कैंडिडेट और भी ये लेकर के आए थे विपक्ष वाले, लेकिन कभी बीजेपी ने उस पर इस तरह से हमला नहीं बोला। और अमित शाह ने जैसे कि खुद इनिशिएट किया, वहाँ मलयाला मनोरमा के प्रोग्राम में थे वो, तो वहां उन्होंने खुलेआम ये बात कही कि भाई वो सलवा जुडूम वाला डिसीजन में ये शामिल थे, वरना जो है नक्सलवाद के लिए इतना समय नहीं हमें इंतजार करना पड़ता। आज 15 साल बाद हम नक्सलवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कितने मंत्री और बड़े बड़े लोग मार दिए नक्सलियों ने इस बीच। तो यही बात उसमें बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी फर्स्ट टाइम जो है इन पे अटैक कर रही है। ये सारी चीजें थी इसमें से। अच्छा, ये तो बताइए, आपने लिखा था कि एक छोटे से संशोधन से पलट सकता है बंगाल का चुनाव। मैंने देखा नहीं ये वीडियो, सर ये क्या है इसके? वो सर क्या है कि उसमें उसमें ये है, वो मुद्दा मेरा ये था कि जैसे इसका जो नोटिफिकेशन सीएए के होने थे ना, आपको तो पता ही है कि 4-5 साल लग गए इस मामले में। जब ये 2019-20 में इसका क्लियर हो गया था पार्लियामेंट से सीएए वाला, तो उसके बाद फिर 2 साल तो लगभग कोविड के रहे, जो इन्होंने एक्सक्यूज दिया था। और ये अगर कागजों में देखें तो ये 11 मार्च 2024 से इसके जो रूल्स हैं वो नोटिफाइड हुए थे सीए वाले। तो उसमें कुछ कुछ लोगों का ये कहना था कि इसमें जो 1A है सेक्शन इसकी अनुसूची वाला, उसमें अगर थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन दे दे ना, तो अभी भी ये जो मतुआ वाले हैं इनको ये अभी भी इनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। कंफ्यूजन इसको लेकर बना हुआ है। तो उसमें ये कहने का मतलब यही था कि लगभग बताते हैं कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितनी है, कि 2 करोड़ के करीब जो है इसमें पश्चिम बंगाल में है इनकी आबादी जो बताई जाती है। तो वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो उसमें बता रहे हैं कि उसमें उस सेक्शन में अगर थोड़ा सा सरकार सोच भी रही है, उसमें एक बयान ये भी आया कि सरकार इसमें संशोधन करने की सोच रही है, क्योंकि 2021 का चुनाव चला गया, 2024 का चुनाव चला गया, और ये बात इन्होंने शुरू की थी कि हम मतुआओं को वो देंगे यहाँ की नागरिकता। ये बात शुरू हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पहले। तो मैं कह रहा था कि चौथा चुनाव आ गया, ऐसा क्या कंफ्यूजन है कि आप इतना बड़ा प्रॉमिस करने के बाद भी क्लियरिटी नहीं है। अभी उन्होंने जो है वो सिस्टम चला रखा है वहां पे, जो उनके वो शांतनु ठाकुर, उनके जो वहां के सांसद हैं बनगांव के, वो भी मतुआ समुदाय से आते हैं बीजेपी वाले, और अब वो हिंदू कार्ड बनवा रहे हैं वहां उनके मतुआ कार्ड। और उसमें 80-80, 90-90 रुपए, कोई तो मेरे से कह रहा था कि 700-700, 800 रुपए ले रहे हैं। मैंने खबर पड़ी वहां के अखबारों में कि वो हिंदू कार्ड बनवाए जा रहे हैं, और उसके वो लोग इसलिए बनवा रहे हैं कि यार कहीं एसआईआर यहाँ पे होने लगे और हमारी जो है नागरिकता, हमें कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं ये मेरे इस वीडियो का सेंस ये था कि जो जरूरी सुधार हैं, जो आपको चीजें आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही हैं, उन्हें आप क्यों नहीं कर देते? फिर आप चुनाव से 2 दिन पहले करोगे, जैसे कि 11 मार्च को आपने किया। 11 मार्च को तो चुनाव चल रहा था, उस समय तो लोकसभा का कैंपेन चल रहा था। उस समय करने से क्या फायदा होता है? अगर आपने वायदा किया है तो उसमें जो भी अड़चने हैं, जो तकनीकी पहलू हैं कि साहब डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज्यादा आप पे बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हम बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं तो उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको जब आपने तय कर लिया कि हमें इन्हें नागरिकता देनी है और इन्हें सारा नंबर 1 में लाना है, तो फिर उसे करते क्यों नहीं है? वो सर उस सेंस में मैंने वो वीडियो बनाया था। ये सारी चीजें थी। हाँ, ये तो बहुत आपको ध्यान होगा कि पूरा एक ये मजाक का वो बन गया था कि साहब की अभी तक जो है वो हाँ, सरकार के हिसाब से कोविड अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। हाँ, कोविड जो है वो बाकी तो 2022 में खत्म हो गया, लेकिन हाँ। सरकार जो है बार-बार इसी बहाने से उसको वो टाइम वो बढ़ाती रही। हम्म। तो ये और है सर चीजें, होना चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है। और इस बार कहीं ऐसा ना हो फिर कहानी खराब हो जाए। अब की बार मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, ये बना सकते हैं तो ठीक से। माहौल भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, ममता के खिलाफ नाराजगी भी है, भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। और ये जो बिल आया है मेन रूप से, तो ये तो अरविंद केजरीवाल, ममता, लालू, इन सब जैसे लोगों के लिए ही तो आया है जो ये कानून ला रहे हैं नया। तो इसे करें हाईलाइट, क्यों नहीं कर रहे हैं? फोकस करें वहां पे। तो ये सब है सर।
जी हाँ, जी हाँ। हमारे आशुतोष जी की बड़ी खिंचाई हो रही है। वो आशुतोष जी कह रहे थे कि साहब कि लोग जो है आजकल बन वो गए ट्वीट हैं ट्वीट कर वो ट्वीट करता सत्ता रहता के है सर। सत्ता के पिछलग्गू बन गए हैं और ये खुद का भूल जाता है। नहीं, इसका तो मैंने एक बार देखा था, ये किसी चैनल में कह भी रहा था, तो खुद भी इसने ये बात स्वीकार करी थी। उन्होंने यही इसी टाइप की चर्चा चली थी, तो एक किसी पार्टी के वक्ता आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई आशुतोष जी, आपसे तो अच्छा नहीं लगता, आप अगर ऐसी बात कहते हो पॉलिटिक्स का, और वो कि आप तो सीधे पार्टी से जुड़े रहे, आप तो चुनाव लड़े। तो उसमें तो आशुतोष स्वीकार कर रहा था, ये कह रहा था कि हाँ ये तो है, गलती हुई, और मुझे यही वजह है कि मैं वापस उसके बाद फिर जो है मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में वापस जा नहीं पाया। मैं तो जानता हूँ मैंने क्या झेला है इन सब चीजों को। तो दरअसल क्या है सर, ये जो कम्युनिस्ट है ना, सारे जितने भी वामपंथी हैं, इन्हें जो है मोदी से और हिंदुओं से, इन सब से इतनी ज्यादा नफरत है कि इन्हें कोई गाली भी दे, इनका कोई जूता भी मारे, तो उसके बाद भी ये बोलेंगे उल्टा ही। इनकी आदत ऐसी है। तो इनकी जिस नर्सरी से ये निकल के आते हैं ना, वहां पे इनका जो है वो पूरा डीएनए इस कदर चेंज कर दिया जाता है कि ये सुधर नहीं पाते। अल्टीमेटली रहते वही हैं, इनका जो वो नहीं चेंज हो पाता ऐसे तो ब्लड में आपके जो। वो जो आपका जो जेएनयू का वो जो मीडिया कम्युनिकेशन वाला जो है, सेंटर फॉर मीडिया कम्युनिकेशन, उससे कई सारे लोग आईएमसी निकले, उससे लल्लन टॉप भी निकला है। आईएमसी वाले। सौरभ द्विवेदी। हाँ, सारे हैं लेकिन सर ये तो। लेकिन हम्म, हम्म। उसी से अमिताभ अग्निहोत्री जैसे भी निकले। उसी से सुधीर चौधरी भी निकला है, आईएमसी का है सुधीर चौधरी भी, वो भी वहीं से निकला है। हम्म। हाँ, लेकिन ये सर ये आशुतोष रेयर हैं, ये रेयर है, गिने चुने हैं। वैसे वैसे सौरभ आईएमसी का नहीं है, वो जेएनयू से पढ़ा है, आईएमसी से नहीं पढ़ा वो। अब आईएमसी भी जेएनयू है, जेएनयू भी नहीं चलो मतलब जेएनयू। वो सच सच वो जो आईएमसी का जो डिप्लोमा है वो नहीं उसने किया, लेकिन जो मुझे पता है पढ़ा वो भी जेएनयू में ही है। तो ये है, कहाँ बदल रहा है सर, वही चल रहा है सर वहां तो। अरे सर, इन्होंने वो जो वहां की वो बनाई थी ना वीसी, वो महिला, में नाम भूल रहा हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, भूल जाता हूँ उसे। कहते थे कि वो अभी जो बनाई थी वो उससे आरएसएस की बैकग्राउंड से बनाई थी, कि आरएसएस की बैकग्राउंड से आती है ये। उन्होंने पता क्या किया, अभी गुजरात में धर्मेंद्र प्रधान ने सारे वीसीज की एक वो बैठक बुलाई बड़ी, और उसमें कहा कि सारे वीसी बैठेंगे और यूनिवर्सिटीज को कैसे सुधारा जाए उस पर काम करेंगे। ये बात है मार्च या अप्रैल की, अभी इसी साल की। तो वो एकमात्र वो थी जो उसमें प्रेजेंट नहीं थी, और उसने क्या काम किया, उसने जगदीप धनखड़ का लेक्चर करा रखा था वहां पे जेएनयू में। उसने वो उस कार्यक्रम को कराने के चक्कर में, जगदीप धनखड़ जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, तो उनका कार्यक्रम कराने के चक्कर में उसने उसे मिस कर दिया, और शिक्षा मंत्रालय को, एचआरडी मिनिस्ट्री को, उन्हें सोकोज नोटिस जारी करना पड़ा कि आप उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए वहां पे। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, बड़ा अजीब सा नाम है, वो जो वीसी है उनकी, क्या नाम है देखना, वो जेएनयू की वीसी है जो। जेएनयू की वीसी ना, हाँ वो साउथ हाँ इंडियन है। हाँ हाँ। और जब वो बनाई गई थी तो ये सारे वामपंथियों ने हल्ला ये मचाया था कि ये तो आरएसएस की बैकग्राउंड वाली है, और ऐसा है, ये है, इसका जेएनयू का भगवाकरण किया जा रहा है, ये सब जो कहानियां चलाई गई थी उस समय। तो यहाँ तो ये होता है, वो फिर मैं कहता हूँ वही बात आ जाती है कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आप कहीं से भी घुमा फिरा के ले जाओ वो चीजें वैसी ही हो जाती है। शांति श्री, नहीं कुछ और नाम, हाँ कुछ हाँ इसी यही टाइप तो का है, नाम। यही है। शांति श्री धोलीपुरी पंडित, क्या है वो, इस तरह का नाम था उनका। ऐसे तो ही। वो उन्हें आज तक पता नहीं वो जवाब दिया कि नहीं। और मीडिया में ये खबर खूब चली कि साहब जेएनयू की जो वीसी बनाई थी बीजेपी वालों ने और धर्मेंद्र प्रधान ने, वो जो है उसके प्रोग्राम में नहीं गई। गुजरात में जो सबमिट हुई वीसीज की, बहुत बड़ा इशू बना ये यहाँ दिल्ली में, खूब मीडिया में छपा ये नोटिस दिया गया है उसे, और लेफ्टिस्टों को तो मौका मिल गया कि लीजिए साहब, इनकी बनाई हुई वीसी इनकी नहीं सुनती। तो ये है सब कहानियां यहाँ, तो क्या बताएं सर। वो कहते हैं ना कि वो गांव की भाषा है, यूपी में कहते हैं कि जिसकी पूंछ उठाओ वही मादा निकलता है, ये है कहानी। अब भाई देखो आप,
ये राहुल गांधी को सत्ता से बाहर हुए 12 साल लगभग होने जा रहे हैं। जी। 11 तो हो ही गए, हाँ हाँ। 11 साल से ऊपर हो गए। और हम्म। वैसे तो उनकी तो उम्मीद ये है कि वो बांग्लादेश की तरह सत्ता जबरदस्ती छीन लेंगे मोदी से, लेकिन मुझे भारत में तो होते हुए लगता नहीं। हाँ। तो 15 साल तो कन्फर्म है। हम्म। और जिस जो हरकतें चल रही हैं उसको लगता है कि साहब वो पता नहीं कब तक बाहर रहना पड़े, लेकिन हम्म। धमकी दे रहे हैं सबको कि जिस दिन मैं आऊंगा हम्म। उस दिन तुमको सबको अंदर करूंगा। वही वाली बात है। आप ध्यान है वो अरे अखिलेश जी चुनाव पिछली बार इसलिए हार गए थे कि उनका नारा था, आ रहे हैं अखिलेश, और ये बात सुन के हाँ। सब डर गए कि भैया अखिलेश बबलू आ गए तो क्या करेंगे, बचो। वही हुआ था, वही हुआ था। और सर आप भूल गए, जब ये सीए वाला चला था मामला, दिल्ली में दंगा हुआ था, उस हाँ, समय ये सारे क्या लोग, ये जो लेफ्टिस्ट लॉबी ये क्या कहती थी कि ये जो लड़ाई है ना, ये ना पार्लियामेंट में जीती जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट में जीती जाएगी, ये सड़कों पे सड़कों जीती पे जाएगी। जीती जाएगी, सड़कों पे। तो राहुल गांधी सड़कों पे हैं तब से। सड़कों आजकल पे तो तो नहीं है, वो तो मोजा पहन के लेफ्टिस्ट खेतों में जा रहे हैं, मोजा पहन के खेतों में अरे सर बुलेट पानी में उतर। मोटरसाइकिल चला रहा है, तेजस्वी के साथ घूम रहा है। कल परसों तो वो कहाँ की, वो कौन सी मस्जिद है, वो कहाँ की, मुंगेर की कहाँ की, वहां पे बैठा मुंगेर टोपी की पहन के। खानका, खानका है हाँ खानका। हाँ, उस मस्जिद में बैठा है ये। तो काम तो वही कर रहा है, इसे तो लेफ्टिस्टों ने सिखा दिया है इसे, क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले कुछ 6-7 साल से लेफ्टिस्टों के कहने में चल रहे हैं ना सर। तो इनकी तो ये तो आधे तो लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, आधे से भी ज्यादा। तो ये उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। तो जो लेफ्टिस्ट करते आए थे, जैसे कि उन्होंने यहाँ ये किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया था लेफ्टिस्टों ने सारा का सारा, आज ये करेंगे, आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वही राहुल गांधी कर रहा है। कभी खेतों में जा रहा है, कहीं मखाने वाले किसानों से मिल रहा है, कहीं मस्जिद में जा रहा है, कहीं मंदिर में जा रहा है, उसे पट्टी पढ़ाई है मखाने वालों से कह रहा है कि तुम सीधे क्यों नहीं कंपनी को बेचते हो। खुद जब बिचौलियों को हटाने की बात हुई तो सबके सामने खड़ा हो गया कि नहीं उनका नहीं नहीं विरोध नहीं, कर ये रहे तो हो। बहुत गड़बड़ हो रहा है। हाँ, फिर कहते हैं कि साहब ये जो है व्यापारियों को दे रहे हैं किसानों की जमीनें, और सारा का सारा ये नैरेटिव चलाने लगते हैं। असल में वही बात है ना सर, जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको लेके परसेप्शन लोगों में जल्दी क्रिएट होता है। पॉजिटिव चीजों को समझाने के लिए आपको समय चाहिए, और इतना समय किसी के पास है नहीं। भाजपा वालों के पास तो बिल्कुल नहीं है कि जो हम सही कर रहे हैं उसे समझा दें भाजपा हम लोगों को। भाजपा में आप ये देखो कि 2-4 लोगों को छोड़ के और प्रयास भी कोई कर रहा है क्या? हाँ, एक तो योगी जी, एक हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2-3 हाँ, लोग हैं जो लगे हुए हैं, बाकी तो सब सब ऐसे ही है। सबसे पहले मोदी जी, अमित हम्म। शाह, हाँ और उसके बाद इनके जो 1-2 स्पोक्समैन है उसमें भी आप सुधांशु त्रिवेदी को ले लीजिए, वो थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हाँ, टक्कर ले लेते हैं, बाकी सही बात है। और 1-2 छोड़ दीजिए तो स्पोक्समैन का भी स्टफ जो है वो बड़ा पुअर है। हम्म। फिर मंत्रियों में ले लीजिए तो कुछ तो हमारे वो अ, आपके क्या बोलते हैं, गडकरी जी बोलते रहते हैं। वो कई बार तो क्या बोलते हैं किसी की समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, गडकरी तो और मुसीबत में फंसाते रहते हैं इन्हें। वो तो लगातार जो है ऐसा नैरेटिव को खत्म नहीं होने देते कि बीजेपी में भी एंटी मोदी जो लॉबी है वो अभी एग्जिस्ट करती है। सर मैं तो साउथ कहता हूँ ना, कई अच्छे अच्छे वक्ता तो घर पे बैठा रखे हैं, रविशंकर प्रसाद है, कि ये स्मृति ईरानी क्यों टीवी पे वापस गई है जब आपने काम ही नहीं दिया उसे कुछ भी। अरे भाई उसे कम से कम कुछ काम देते, वो बोलती, राज्यसभा में भेजते, वो मुकाबला करती, बोलती थी बढ़िया वो पार्लियामेंट में। ऐसे ऐसे लोगों को तो आपने घर पे बैठा रखा है। राजीव प्रताप रूडी बढ़िया बोलता था, उसे आप कोई जिम्मेदारी नहीं देते हो। अच्छे वक्ताओं को आप घर पे बैठा देते हो, तो फिर कहाँ से बात बनेगी। काम तो सभी से लेना चाहिए ना, जी इसमें पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए सर, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, सबको जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए कि आपको ये चीज देखनी है, आपको ये चीज देखनी है। उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यही उल्टा ही हो रहा है हर मामले में। अब देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि उसने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल वीडियो आपने देखा होगा जो उसका बड़ा आ रहा है, उसने कहा कि मेरी नजर है ये हबीबुल्ला और ये
प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास खुफिया है वो रिपोर्ट है, उसने ऐसे मोबाइल में पढ़ के बताया लोगों को। उसने ऐसे जताया कि भाई मेरी इंटेलिजेंस जो है इन्हें फॉलो कर रही है और मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये लोग यहाँ पे असम में आके क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और किसी ने लिया ही नहीं आज तक नाम इन लोगों का। तो वो करे जा रहे हैं अपना काम। आप कम से कम उनपे एक प्रेशर तो बनाया आपने कि भाई हाँ मैं तुम्हारे पे नजर रख रहा हूं। अब जाएंगे तो वहां इसका भी होगा कि पकड़ के अंदर बंद कर देगा किसी भी मामले में, लेकिन होता ही नहीं है कुछ भी। अजीत अंजुम गया था वहां, पता नहीं क्या क्या वीडियो बना के आया, अब दोबारा चला गया बिहार में। करते रहो आप FIR, कुछ भी नहीं होता। और सर वो नहीं देखा आपने कल निशिकांत दुबे का ट्वीट, वो किसके अकाउंट में 1,76,00,000 रुपए गए हैं, देखा आपने? मैंने तो आपको जवाब भी दिया था। मैंने देखा नहीं सर, आपने क्या जवाब दिया था? अरे लिपस्टिक वाला। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया उसे कि भाई ये क्या क्या मसला है, ये किसका अकाउंट है। कोई कह रहा कि अभिसार शर्मा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई एक ही व्यक्ति है जो लिपस्टिक लगा के आता है यूट्यूब पे, आप भी जानते कौन है वो। लेकिन सर उससे कंफर्म नहीं हो रहा ना, क्या क्या बताएं। लेकिन मैंने आप कंफर्म ये कर दिया लोगों ने, बिल्कुल सारे का अकाउंट सब कंफर्म कर दिया कि कोई ऐसी जो है इनकी जमीन 3-4 गुने दामों पे खरीदी गई है। हाँ, तो कोई सब तरह से सब कुछ मिलता है भाई, आप देखो तो। और ये कैसे को सपोर्ट करते हैं जय भाई, ये इसका किस्सा सुना है आपने? वो देखा होगा ना आपने कि वो एक लगाया कि साहब की जयशंकर जी और पीछे से मिलके दोवाल जो है वो मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। वो रोहन दुआ ने किस चलाई थी ना खबर। अच्छा। रोहन दुआ ने ये खबर चलाई कि साहब की जयशंकर जी और दोवाल जो है वो मिलके मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। अब मुझे उसके बारे में कुछ पता था, मैंने उसकी बखिया उधेड़ दी, उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन मजे की बात उसमें ये है कि इस रोहन दुआ को बीजेपी ही नहीं फंड किया था। वही, हम तो मतलब जहां शुरू में पहुंचे, शुरुआत की थी हमने वीडियो की, हम अंत में उसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो साहब बड़ा दुखद आप है जरा साहब। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। हाँ, तो अभी वो वही सर उस दिन वो अजीत भारती ने कहा है ना अपने इंटरव्यू में ANI वाले में, उसने तो नाम भी लिया था किसी का। उसने कहा कि मेरे ऊपर जब FIR होगी, वहां कांग्रेस वालों ने करा दी कर्नाटक में, तो बीजेपी वाले कुछ हेल्प के लिए आए मेरे। नाम भी किसी का लिया था, मैं भूल रहा हूँ किसका नाम लिया था उसने। और उसने कहा कि बस मेरे से ज्यादा ना बुलवाओ, 2 लाख रुपए में मेरा फंड छूटा, ये कहा अजीत भारती। और वो कह रहे कि और वो जो आदमी जो है 2 लाख रुपए जिसने मेरे से खींचे वो भी बीजेपी का ही था। उस इंटरव्यू में कहा उसने कि बस मेरे से ज्यादा ना बुलवाओ, इतना ही कह सकता हूं मैं। प्रदीप भंडारी बैठा हुआ था उसी के सामने का। तो ये हाल है सब। नहीं उसने तो कहा था, उसने तो ये कहा था कि ट्वीट में तो उसने तारीफ की थी बीजेपी की, कि जी बीजेपी सर, ने मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन आप बहुत वो देखना, मैंने वो जो ANI वाले का उसका पॉडकास्ट था, उसमें अजीत भारती ने ये कहा कि बस मेरे से मत पूछो, इससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता हूँ। और 2 लाख रुपए दे के पीछा छोड़ा, और उसमें बीजेपी वाला भी एक किसी का नाम लिया था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व था। और मुझे जो है एक तरह से उसने ये कहा था कि मुझे जो है ठगने की भी कोशिश की गई, ये कहा था उसने। अब तो मैं तो पता नहीं, क्योंकि देखिए बेंगलोर जैसी जगह में जो वकीलों की फीस होती है वो तो हाई ही होती है। क्योंकि जो अजीत भारती के जो वकील थे, मैंने भी वही वकील किए थे। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि भाई नहीं, वो आप तो चिंता बाद में मत किए, करो। उसने पहले बता रहा था शायद वो कि किसी ने एश्योर किया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे। और बाकी क्योंकि जब आगे मेरे जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ उसी जगह पे उसी हम्म अ,
आपके वो पुलिस इंग्लिश स्टेशन से में, नाम वाला थाना है, क्या नाम है वो? हाई ग्राउंड, हाई ग्राउंड, हाँ। हाई ग्राउंड थाने में हुआ। तो मैंने अजीत भारती को ही संपर्क किया, मैंने कहा भाई आप बताओ। हम्म, हम्म, तो उन्होंने, जो उनके वकील थे, उनका नाम बताया, मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। और किया। मैंने उनको एक स्पष्ट बात शुरू में कह दी थी कि आप ये मत चिंता करना कि मैं कोई कंसेशन मांगूंगा, जो आपकी फीस हो वो आप हाँ, जेन्युइन जो है वो पूरी सही दूंगा, बात है। पूरी हाँ। दूंगा। हम्म। तो ये बात तो स्पष्ट है, उन्होंने फटाफट स्टे दिलवा दिया उसके ऊपर। तो नहीं सर, मेरा तो कहने का मतलब ये था कि इन लोगों ने तो बाकायदा इसके लिए लोग डिप्यूट कर रखे हैं, बाकायदा एक और सेल बना रखा है लीगल मैंने का। जब ट्वीट किया था, मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया, कहीं कोई से भी। संपर्क नहीं करने का आपसे, कोई नहीं करने का। उसमें भी प्रदीप भंडारी ने भी यही कहा कि साहब हमें पता ही नहीं लगा आपका क्या हुआ मामला। अरे भाई, शोर मचा हुआ था, पता कैसे नहीं लगा आपको? सारी दुनिया उसके समर्थन में ट्वीट कर रही है, समर्थन चल रहा था, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, पता कैसे नहीं लगा आपको? यही तो काम है, पता लगाना, कि आप अपने लोगों के साथ खड़े रहें। यही काम करते नहीं है ये लोग। क्या कहें सर, बड़ा किस्सा है, बहुत लंबा चौड़ा है। ज्यादा हम लोग इसमें अंदर घुसेंगे तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे हमारे से। तो इसको यही छोड़ देते जी सर। हैं। चलिए, आज जी। की चर्चा को फिर यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।